99 को ये 299 मान करके चल रहे हैं। क्लिप्स काट करके 5 सेकंड कहीं पे किसी से स्लिप ऑफ टंग हो गया, किसी ने अलग कंटेक्स्ट में कोई बात बोली, उन सब को चिन्हित किया जा रहा है। और उसके बाद जो है घर पे आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ नोएडा है और कहाँ कर्नाटक बैंगलोर है, कहाँ से कहाँ लोग आ रहे हैं, किस बात के लिए? एक नोटिस देने के लिए आए। तो नोटिस देने के लिए तो नहीं आए थे, उनके पास और भी फाइल था। और शादी वर्दी में क्यों आए नोटिस देने? तुम डराने आए थे, ये सब 10-20 डंडे मारेंगे तुम्हें। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ हुआ है। जब अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने 8 दिन तक बिना काम का, कहा अंतोनियो माइनो बोला था, और ये कर दिया, इस तरह से उनको बिठा के रखा। तो मैं तो अर्नब के हिसाब से तो मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। वो साल भर नोएडा में घूमते रहेंगे। मैं जिस दिन पुलिस प्रोटेक्शन से बाहर जाऊंगा, वो उस दिन वो रास्ते से उठा लेंगे, जैसे रचित कौशिक को उठा लिया था इन्होंने। कांग्रेस वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त इस वीडियो में बात करने के लिए जो शख्स बैठे हुए हैं, वैसे तो आप उन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में वो शख्स जाने जाते हैं। और चलिए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। अजीत भारती सर हमारे साथ है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब जो सारा मैटर है वो सब कुछ जानते हैं, सब कोई जानता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के साथ सवाल जवाब का। सर जो है एकदम से कर्नाटक पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाती है। जब पूछताछ होती है, पता लगता है कि यूपी पुलिस को भी कोई खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। तो बिना किसी खबर के एकदम से एक दूसरे राज्य में जाकर और एक पत्रकार के घर के बाहर खड़े हो जाना, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के मकसद से ही वो लोग आए थे। तो सर उनके इस कदम को आप कैसे देखते हैं? डराने आए थे, ये सब फर्जी की बात है। फर्जी का एफआईआर है। एफआईआर 2 मिनट टिकेगा नहीं कोर्ट में। लेकिन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ना, ये टारगेटेड मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे अन्य लोग हैं। क्योंकि एक आप किसी के ऊपर इस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं कि पुलिस केस कर देंगे, उसके बाद पुलिस घर पे आ जाती है। तो आप इस तरह का एक भाव उत्पन्न करते हैं कि तुम लोग जो राहुल गांधी के विरोध में बोल रहे हो, तुम लोग भी बोलना बंद करो, नहीं तुम पे भी हो सकता है। छोटी छोटी बात पे जो अकारण, जिससे कुछ भी कहीं पे भी नहीं हो रहा है, उन बातों को लेकर के क्लिप्स काट करके 5 सेकंड कहीं पे किसी से स्लिप ऑफ टंग हो गया, किसी ने अलग कंटेक्स्ट में कोई बात बोली, उन सब को चिन्हित किया जा रहा है। और उसके बाद जो है घर पे आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ नोएडा है और कहाँ कर्नाटक बैंगलोर है, कहाँ से कहाँ लोग आ रहे हैं, किस बात के लिए? एक नोटिस देने के लिए आए। तो नोटिस देने के लिए तो नहीं आए थे, उनके पास और भी फाइल था। और शादी वर्दी में क्यों आए नोटिस देने? तुम पुलिस की वर्दी में आते, तुम लोकल पुलिस को साथ लेकर के आए। तो ये इन्होंने कई सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स जो है वो वायलेट किए हैं अपने, मतलब पुलिसिंग के। और उसके बाद इन लोग को लग रहा था कि मैं जो है थोड़ा डर जाऊंगा तो हो सकता है घर ही घुस जाते हैं। तो मैंने इनको पूछा कि भाई आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए हैं? तो इन्होंने बोला कि हम नोटिस आपको देना है, आप थोड़ा नीचे आइए, हम बात करेंगे। मैंने बोला मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप लोकल पुलिस के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। आप उनके थ्रू ही मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप ये क्या आई कार्ड दिखा रहे हो मुझे? आप कोई भी हो सकते हो, आप पुलिस नहीं भी हो सकते हो। तो फिर ये थी कि उसके बाद फिर वो रिलेंट करके उसके बाद उन्होंने बाता बाती वो बोलते रहे कि सर एक बार आ जाओ आ जाओ। मैं आके अपना रूम बालकनी में गया था, मैं भीतर आ गया, गेट मैंने बंद कर लिया। तो वहाँ पे फिर लगभग आधे घंटे लगातार अपने सीनियर्स से वो बातें करते रहे, क्या करना है नहीं करना है। तब तक मैंने नोएडा पुलिस को फ़ोन किया कि क्या आपके संज्ञान में है ऐसा कुछ कि बैंगलोर की पुलिस जो है आपके एरिया में आई, आपको पता है? तो बोले कि नहीं हमें नहीं पता, हम तुरंत भेजते हैं एक टीम नोएडा को। पुलिस को पता भी नहीं थी? नोएडा पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, मैंने उनको जानकारी दी। 15 से 20 मिनट में तुरंत नोएडा पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई, 5-7 ऑफिसर्स थे और भी कांस्टेबल्स भी थे। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मतलब कहीं पे भी चले आओगे क्या आप? प्रोसेस है, ठीक है, केस हुआ है, एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशंस करना है, ठीक है। और मैं भी वही कहता हूँ कि मैंने साइन करके दे दिया डॉक्यूमेंट उनको कि भाई ठीक है, 7 दिन के अंदर हम मुझे बैंगलोर जाना है, मैं चला जाऊँगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर एक केस हुआ है, केस क्या है नहीं है आपको जांच करना है, इसमें जांच क्या करना है? भाई वीडियो में दिख रहा है मैंने क्या बोला है, इसमें अब जांच क्या कर लोगे तुम? वीडियो
तो सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पे है, सबके सामने है। उसमें जांच क्या करना है कि मैंने ही बोला है, ये पूछोगे तो तुम्हारा तो पूरा केस ही यही है कि मैंने बोला है, वीडियो में दिख रहा हूँ बोलते हुए। तो या तो फोरेंसिक एविडेंस मेरे ही हैंडल से वो पोस्ट हुआ, मैं लाइव था, तो ऐसा इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बचा क्या है? तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते भी नहीं है। इनका होता है कि बुलाओ, 10-20 डंडे मारेंगे तुम्हें। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ हुआ है। जब अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने 8 दिन तक बिना काम का, कहा अंतोनियो माइनो बोला था, और ये कर दिया, इस तरह से उनको बिठा के रखा। तो मैं तो अर्नब के हिसाब से तो मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। और मेरे जैसे जो यूट्यूब पे स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके साथ तो क्या-क्या होता है, किस तरह से होता है, बहुत लोग बता नहीं पाते हैं। को लगता है कहीं ना कहीं ये जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के ही उन पत्रकारों को डराने के लिए इस तरीके का एफआईआर कांग्रेस सरकार करवाती है, जहां भी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है इस वक्त। और हम सब देखते हैं किस तरीके से कर्नाटक पुलिस आपके ऊपर एफआईआर करती है, इसके बाद तेलंगाना में उसी दिन शाम को खबर आता है राजा सिंह की गिरफ्तारी वहां पे हो जाती है। तो ये क्या कांग्रेस एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है? महज 3 राज्यों में सरकार है इनकी। 99 को 299 मान करके चल रहे हैं, तो इनको वही लग रहा है कि हम राहुल गांधी का इतना बड़ा फोटो दिखा देंगे और मोदी का भी इतना ही फोटो रहेगा, लेकिन मोदी उसमें इतना छोटा है, उसके ऊपर उसके कंधे पे नीतीश कुमार है, उसके कंधे पे टीडीपी वाले जो है ना चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इसमें इस फोटो में तो राहुल गांधी इतने बड़े हैं, मोदी इतना छोटा है, इसलिए राहुल गांधी बड़े हो गए 99 ला करके भी। 240 सीटों से ज्यादा 99 सीटें होती है इन लोगों के हिसाब। तो मैथमेटिक्स का यही हाल है। उसी हिसाब से बहुत सारे लोगों को सेंट्रल डिफेंस में मतलब उनका प्रवेश भी मिला था बाप के प्रभाव में आकर के, तो उनकी गणित पहले से बिगड़ी हुई है। अच्छा, और अब हम आते हैं उस सवाल की ओर जिसको लेकर एफआईआर आपके ऊपर दर्ज कराई जाती है। आपने तो वीडियो में जो कुछ भी कहा वो तो कॉन्टेक्स्ट आपने दिया था आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो कांग्रेस के ही बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो आपने उनका जो वक्तव्य था और आपका जो वीडियो में जो वक्तव्य था, दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल ये है कि मैं चूंकि बात कर रहा था नरेंद्र मोदी के बारे में, जिसके बारे में नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में द वायर में बोला कि विशेष एटमॉस्फेयर है, जहर भरा हुआ हिंदू मुसलमान का, और इसको ये पहले से ही था, इसको टैप किया नरेंद्र मोदी ने और उसको एक्सप्लॉइट किया उसने अपने इलेक्शन में और ये सब में। मैं बोल रहा था कि कहाँ नरेंद्र मोदी ने कहाँ टैप किया? क्या नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम मस्जिदें तोड़ करके मंदिर बना देंगे? कहीं पे बोला कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा? ये सब बोलते बोलते मैंने बोला कि लेकिन उसके उलट आप देखिए कि विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं। और उसी में फिर कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता की मंशा है कि वो राम मंदिर को तोड़ दें और वहाँ पे बाबरी बना दें, इस तरह की मंशा। तो वो जो था वहाँ पे मुझे, अब क्या होता है ना कि मेरा 2 घंटे का वीडियो है, उसमें मैं जब बात कर रहा हूँ किसी और संदर्भ में था, मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि मैं यहाँ पे ये अब कोट करूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एएनआई को दिए साक्षात्कार में ऐसी बात बोली थी। लेकिन उनके नाम का जिक्र तो आपने 2 घंटे के वीडियो में कहीं ना कहीं शुरू में ही किया होगा, कहीं ना कहीं तो किया होगा। नहीं, वो कंटेक्स्ट में था नहीं, तो उनका मैं बात चल रही थी कि तुम जिसको ब्लेम कर रहे हो नसीरुद्दीन शाह की, जो जहर भरी बातें बोल रहा है, उसने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कभी ऐसा नहीं बोला। उसके उलट बाकी लोगों ने बोला है, तो तुम्हें टारगेट उन लोगों को करना चाहिए था। तो इसमें टारगेट एक तरह से मेरे नसीरुद्दीन शाह थे जो झूठ बोल रहे थे। इसमें अकारण ही राहुल गांधी जो है उसका एक कंटेक्स्ट में आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी है तो उनका विरोधी कौन है, तो उस हिसाब से चल रहे थे। फिर अब जो है अब बात करने लगे, फिर राहुल गांधी क्या उनके साथ खड़े नहीं हुए? उनके साथ इलेक्शन गठबंधन में नहीं लड़े जिन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा, जिसका इरेडिकेशन बोला कि उन्मूलन आवश्यक है। तुम उसके साथ खड़े हो, तो फिर राम मंदिर क्या, तुम तो पूरे हिंदुत्व का उन्मूलन करने वाले के साथ खड़े हो, तो तुम इसको इससे कैसे बचोगे इस आरोप से? तो वही बात है इसमें, वही कि कोई भी नेता उठता है उसको लगता है कि थोड़े दिन चर्चा में आ जाएंगे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन का वो जो बयान था उसमें वो बताते हैं कि जो एक मीटिंग राहुल गांधी करते हैं, उस मीटिंग में कहते हैं कि एक स्पेशल कानून लाकर वो जो है राम मंदिर पे जो फैसला आया उसको पलट देंगे। तो पलटने का तात्पर्य क्या है? गिरा देना, तोड़ देना मंदिर, तात्पर्य तो यही हुआ। और वो बता भी रहे हैं कि एक उस मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, और वो कोई और नहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ही बता रहे हैं। और ये भी साथ साथ दलील दे रहे हैं कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने साहबानो केस में किया था एक अलग कानून लाकर, तो वही सब बातों का जिक्र अगर आप करते हैं,
आपके ऊपर एफआईआर कांग्रेस क्यों करवा देती है? क्या देश में जो मीडिया है राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलेगी क्या? क्या मीडिया की आवाज को इस तरीके से अब दबाया जाएगा? नहीं, राहुल गांधी तपस्वी हो गए, अब तपस्वी हो गए हैं। राहुल गांधी कारपेंटर हैं, राहुल गांधी किसान हैं, कुली हैं, बाइक मैकेनिक है। राहुल गांधी अब भगवान टाइप के व्यक्ति हो गए, तो उनके बारे में प्रॉफिट हो गए राहुल गांधी। तो वो अब पैगंबर राहुल या इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि पैगंबर आते रहते हैं धरती पे, ऐसा कहा जाता है। तो संभव है कि उस हिसाब से इस निंदा का मेरे ऊपर लगना चाहिए था कि मैंने ब्लास्फेमी कर दी। तो ये 153A और 5052 ये दोनों हटा करके इनको ब्लास्फेमी का मेरे ऊपर लगा है। तो ब्लास्फेमी वाला फिर जो ये लोग कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं वो तो भगवान है, उनकी तो दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, तो फिर मैं फंस सकता हूँ। इन दोनों धाराओं में तो चांस कम लगता है मुझे। अब आपको लगता है ये जो जो धाराएं आपके ऊपर लगाई गई है इन धाराओं में उतना दम नहीं है कि आपको यहाँ से उठाकर कर्नाटक तक ये पुलिस ले जाए जो अभी घर के बाहर आई थी? नहीं देखिए, धारा उरा तो पुलिसिंग सिस्टम इस तरह से काम करते हैं ना, कोई धारा लगे ना लगे, उनका मन होगा वो उठा के ले जाएंगे, उनका मन होगा वो साल भर नोएडा में घूमते रहेंगे। मैं जिस दिन पुलिस प्रोटेक्शन से बाहर जाऊंगा वो उस दिन वो रास्ते से उठा लेंगे, जैसे रचित कौशिक को उठा लिया था इन्होंने। वो रियल थ्रेट है मेरे लाइफ के ऊपर कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मतलब मैं लाइटली नहीं लेता हूँ, ना ही मैं स्टेट को चैलेंज करता हूँ कि दम है तो कर दो ना भाई। वो सब मुझे लगता है कि मूर्खता है। ये किसी छोटे नेता ने इस तरह का किया है। 153 और 505(2) जो होता है उसमें कहते हैं रेस, कास्ट या रिलीजियस ग्रुप। तो किसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स का थिक स्किन होना चाहिए। आप पे बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी। और राहुल गांधी जिसकी अपनी पार्टी और जो स्वयं पूरे इलेक्शन कैंपेन में 132 फेक न्यूज उन्होंने प्रचारित किया, उसका एक विजय गजेरा करके उन्होंने ओनली फैक्ट्स.in करके उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और 600 से अधिक इनके पूरे समूह ने जो है वो फेक न्यूज फैलाया है। तो आप सोचिए 600 मतलब 20 फेक न्यूज पर डे टाइप का, या अगर 2 महीने चुनाव चला है तो 10 फेक न्यूज पर डे टाइप का, इस तरह से चला है। तो जो लोग स्वयं ये कार्य कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में यदि एक पत्रकार ने आपके ही पार्टी के किसी नेता द्वारा दिए गए बयान को कोट किया बिना उसका नाम लिए, मुझे नहीं लगता कि वो क्रिमिनल एक्ट है। सोशल मीडिया पे जो है लोग इसीलिए आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि सही को सही और गलत को गलत आप अपने अंदाज में और बेहतर ढंग से आप रखते, चाहे वहां किसी भी पार्टी की गलती हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जिनकी गलती होती है आप आईना दिखाते हैं, आप सच को सच और झूठ को झूठ बताते हैं। लेकिन जब वही कांग्रेस के संदर्भ में आप कहते हैं, बुरी लग जाती है कांग्रेस पार्टी को। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? आपने बताया कि जो आपके ऊपर जो केस हुआ है, जो धाराएं लगी है, अगर कहीं कर्नाटक पुलिस के हाथ आप लग जाते हैं, यहाँ से कर्नाटक पुलिस आपको ले जाएगी, और अगर ऐसा करती है तो फिर वो तो यूपी पुलिस फिर अपने तरीके से काम करेगी, क्योंकि ये नियम के खिलाफ हो जाता है। नहीं, बिना ट्रांजिट रिमांड के, बिना लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए आप ये कर ही नहीं सकते। अब 7 दिन का इन्होंने दिया है, नोटिस दिया है, 7 दिन के अंदर मुझे अपीयर होना। उसके पहले यदि कोर्ट से मुझे रिलीफ मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं अपने लॉयर्स के साथ जाऊंगा कर्नाटक। उसमें तो कोई मतलब और कोई विकल्प बचता नहीं, क्योंकि यदि मैं अरेस्ट को इवेड करूं, अगर मैं उनका नोटिस है 7 दिन का दिया है, तब तो फिर वो लीगली आ जाएंगे अरेस्ट करने के लिए। उनके पास तो ये पावर्स होती हैं, वो एक्ट कानून ही उस तरह का है। तो वो सारी बातें, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतने तक जा पाएगा। ये हमारा यही इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है कि एनडीए की जो है 22 राज्यों में सरकार है, तो उस हिसाब से पूरा अभी चुनावी कैंपेन भी हम देखेंगे। सबसे ज्यादा जो बरगलाने का काम, मिस इन्फॉर्मेशन का काम, गलत जानकारी देने का काम कांग्रेस पार्टी, इनके प्रवक्ता और इनके नेताओं की तरफ से पूरे चुनाव में किया गया। भर भर के प्रधानमंत्री जी को गालियां भी दी गई। तो अगर इस तरीके से अगर एक द्वेष भावना के तहत एक राज्य कार्रवाई करता है, तो वैसे तो अगर एनडीए कार्रवाई करने पे आ जाए, फिर तो ये तो कहते हैं कि ये इमरजेंसी और त्राहिमाम ये लोग कर देंगे, लोकतंत्र का रोना रोने लगेंगे। को तो यार, जो 2010 में अरुंधति रॉय के ऊपर जो इन्होंने ही केस किया था यूपीए वालों ने, वो अभी नोटिफाई हुआ है, अभी उसको चलाने की अनुमति दी है दिल्ली के एलजी ने। उस पे ये लोग हत्या हो गई और ये सब करने लगे। अगर भाजपा सही में 22 राज्यों से, आप सोचिए कि
जुबैर टाइप के लोगों को 22 राज्यों में फाइल हो जाए, 22 राज्यों के हर जिले में फाइल हो जाए, कहाँ जाएगा वो? या इनके और भी लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो मतलब कितना भागोगे? और क्या तुम सब घर में बंद हो जाओगे? फिर पुलिस को यही काम बचा है कि जो पत्रकार है वो कहाँ घूम रहे हैं उसका सर्विलांस पे लो, और 5-5 पुलिस की टीम जो है टहलती रहे हर जगह पे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसका कोई एंड नहीं है। 3 राज्य में तुम्हारी पुलिस है, तुम इतना नाच रहे हो। भाजपा ट्रिगर हो गई, या भाजपा ट्रिगर ना भी हो, सामान्य आदमी ही हमारे तरह का ट्रिगर हो गया, और वो ये एजेंडा बना ले कि भाई अब तो हम करेंगे, हमारे ऊपर जो जो इधर उधर लिख रहा है, हमारे नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई कुछ लिख रहा है, हम तुम पे केस डालेंगे। अब उसके बाद पुलिस जो है, पुलिस में मेरी हो सकती है जान पहचान हो, तो मैं जो है पुलिस को डिप्लॉय भी करवा दूंगा कि भाई जाओ इसको पकड़ कर लाओ। उसका कोई और अंत नहीं है। मुझे लगता है ये वेस्टेज है पब्लिक फंड्स का, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आप हमने देखा है, चाहे वो फैक्ट चेकर हो या जो भी लोग आपके ट्रोलर्स होते हैं, आप एक अलग ही अंदाज में जवाब देते हैं उन्हें। तो ये सब मतलब कब से ये सब चल रहा है, और किस तरीके से ये सब, कहाँ से आता है ये आइडिया कि इस तरीके से ऐसे लोगों को हैंडल करना है सोशल मीडिया पे? नहीं, सोशल मीडिया पर मैं समझ रहा हूँ आप किस जवाब की बात कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाषा थोड़ी मर्यादित होनी चाहिए ऐसे में। कोई यार मेरी माँ बहन पे जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं गांधी जी टाइप का नहीं हूँ कि नहीं, माँ बहन पे बोला है तो फुआ और मौसी पे भी हमको गाली दे दो, तो वो तो होगा नहीं। तो जो मेरी माँ बहन करेगा तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। मेरा इसमें क्लियर कट एजेंडा है। मुझे मतलब मैं ना उस पद पे हूँ, ऐसे पद पे हूँ जहाँ पे मुझसे इस तरह की आशा की जाती है कि मुझे एकदम संयमित रहना है। भाई कल को मैं राज्यसभा सांसद हो गया, लोकसभा चला गया, मंत्री हो गया, इस तरह का कोई पब्लिक लाइफ में गया, तब मैं अपना भाव मतलब उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे इस पे करना है रिएक्ट या नहीं। उसमें भी मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सनल होगा तो मुझे लगता है कि पर्सनल हैंडल से ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हमको ग्रोथ नहीं चाहिए। हम जितने में जिस तरह से जा रहा है वो अच्छा है, बट कोई भी अगर ये सोचता है कि उसके कुछ फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया पे किसी को गाली दे करके, मतलब मुझे गाली दे करके निकल जाएगा ऐसे ही, तो वो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो मेरी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छे लोगों के लिए है। तुम्हारी भाषा यदि बुरी रहेगी तो फिर मैं बहुत ही बुरी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। अच्छा, एफआईआर दर्ज होने के बाद उस दिन आपने एक ट्वीट किया, रात को देर रात आपका ट्वीट आता है कि बहुत सारे लोगों से हमें समर्थन मिला, बड़े बड़े लेवल तक जो अधिकारी है उनके कॉल आए, उन्होंने समर्थन दिया है। तो क्या अब इस पूरे घटना के बाद जो एक कहते देश भर से समर्थन मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं? क्या वो बड़े बड़े जो अधिकारी उस दिन आश्वासन आपको दिए थे, अब इस घटना के बाद वो लोग आपके साथ खड़े हैं? हाँ, सब खड़े हैं, सब खड़े हैं। और खाली आश्वासन नहीं दिया था। जो लोग हैं जिनको लीगल असिस्टेंट जो दे सकते हैं, उन्होंने लीगल असिस्टेंस दिया। जो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, क्योंकि मैं मतलब हो सकता है लोगों में ये संदेश जाता होगा कि मैं बहुत कनेक्टेड आदमी हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं मुझे अभी पता चला कि मतलब जब ये कांड हुआ उसके बाद कि भाई लोगों के ध्यान में मैं हूँ कि कोई अजीत भारती है। जबकि मैं ना कभी किसी पॉलिटिकल फंक्शन में आप मुझे देंगे, मुझे आप कहीं नहीं देखोगे, ना ही मेरे पास किसी ऐसे लोगों के नंबर होते हैं। अगर लोगों के ध्यान में नहीं होते तो ट्विटर पे महज 1 घंटे के भीतर हिंदी में ट्रेंड करने लग जाता है कर्नाटक पुलिस, अजीत भारती। तो ये बतलाने के लिए काफी है कि सोशल मीडिया पे आपका किस तरीके का प्रभाव है। हाँ, नहीं सोशल मीडिया वो तो मुझे पता है सोशल मीडिया। मैं बोल रहा था पॉलिटिकल क्लास के संदर्भ में कि भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने, पीएमओ से, एचएमओ से, इन सब जगहों से संबद्ध लोगों ने मुझे फ़ोन किया, और काम तो लीगल यूनिट ही करेगी। जो कर्नाटक में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ऐसे जगहों से फ़ोन आता है ना, फिर आप मेंटली जो है ना शांत हो जाते हैं कि चिल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी के घर पे घंटी बजा के 3 पुलिस वाले आ जाएँ, तो वो वैसे ही टेंशन में आ जाता है आदमी। मुझ में ये था ना कि हम बोले कि भाई इल्लीगल हो तुम आ कैसे गए यहाँ पे बिना इन्फॉर्म किए हुए? तो खुद ही वो बैक फुट पे चले जाते हैं कि आप किडनैपिंग ये सब, लोग को अपने राइट्स पता है यहाँ पे। तो उस तरह से वो करने आए थे, तो वो कहीं न कहीं उस तरह का आत्मविश्वास, वो तो ठीक है मुझे कोई फ़ोन करता नहीं करता फिर भी था, लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं भाई मेरे पीछे लोग खड़े हैं,
तो ठीक है, मेरे पीछे इतने लोग पीएमओ एचएमओ से आ रहा है फोन, और बड़ी बात है। मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि दिस इज वेरी बिग थिंग। तो आपने यहाँ पे सुना है किस तरीके से अपनी बात अजित भारती सर ने यहाँ पे रखा है कि चाहे जो है कर्नाटक पुलिस अगर मुझे चाहती है पूछताछ के लिए ले जाना चाहती है तो मैं कर्नाटक जाने को भी तैयार हूँ। बाद बाकी जो है देश भर के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो हमारे साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।